न तलवारों की झनकार से न गोलियों की बौछार से, बंदा सिर्फ डरता है तो आपके कमेंट के वार से। प्यारे बच्चों, आपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताया कि सर आपने जो समास का पार्ट 1 वीडियो बनाया है, पार्ट 2 वीडियो गया कहाँ आपका। ठीक है, आप जानते हो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ तो करा ही रहा हूँ, साथ साथ मैं ये भी आपको वादा किया हूँ कि हिंदी व्याकरण भी मैं आपका पूरा कराऊंगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण का महत्व काफी ज्यादा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोलिए कैसे? क्योंकि परीक्षा में हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण 16 से 17 से 18 नंबर का आता है। यदि आप हिंदी व्याकरण को ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आपका जो कुल नंबर है उस पर आपका काफी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं हिंदी व्याकरण तो आपको अच्छे से कराऊंगा ही, साथ ही साथ मैं हिंदी के जो कविताएं दी गई है आपके बुक को, वो भी मैं अच्छे से समझा दूंगा और उसका प्रश्न भी, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका भी पीडीएफ बनाकर मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या किए हैं? अगर वेस्ट बंगाल के आप छात्र हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। प्यारे बच्चों, आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला कि आप समास के पार्ट 2 वीडियो को चाहते हैं, इसलिए मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस समास के पार्ट 2 वीडियो में कि समास के जो भेद हैं उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूंगा उदाहरण के साथ। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा तो आपके लिए ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका था कि समास के 6 भेद होते हैं। आज मैं उन 6 भेदों का ही यहाँ पे वर्णन करने वाला हूँ उदाहरण के साथ। देखिए, जैसे हमारा प्रश्न बन रहा है आज का कि समास के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। ओके, तो हमारा अव्ययी भाव समास सबसे पहला हमारा क्या था? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, मैं आपको हिंदी का व्याकरण ऐसे पढ़ा दूंगा ना, अगर आपके एग्जाम में 16 नंबर का आ रहा है तो आप 16 में 16 लेकर आइएगा, बशर्ते आप ध्यान से वीडियो को देखिए और रेगुलर हमारे चैनल को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसे जरूर देखिए। और सबसे जरूरी बात, आप मात्राओं पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि मैं मात्राओं को कैसे लिखा हूं। आपका मात्राएं जो है किसी भी हालत में गलत नहीं होनी चाहिए। यदि मात्राएं गलत होती है तो उसका जो बुरा प्रभाव आपके नंबर के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो आप मात्रा देख देख कर लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। ओके, और बहुत अच्छे से लिखिएगा, मात्राओं पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये दबाव देकर बता रहा हूँ। देखिए, अव्ययी भाव समास, ठीक है, तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, यानी पूर्व पद प्रधान होता है। मैं इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया हूँ कि समास में पूर्व पद और उत्तर पद होते क्या है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में आप समझ गए होंगे कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है उसे ही हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप उदाहरण को देखिए, आप बहुत आसानी से इसे समझ पाइएगा। अपने कॉपी पे इसे नोट डाउन करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉपी पे एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को आप नोट डाउन करके जरूर रखिएगा, तब जाकर ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने लिखा पूर्व पद यानी अव्यय होना चाहिए, उत्तर पद समस्त पद एवं विग्रह। ठीक है, ये मैंने लिखा। उसके बाद देखिए, पूर्व पद में क्या है? प्रति प्लस दिन। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। और इसका विग्रह क्या हो रहा है? प्रत्येक दिन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रति हो रहा है
वो प्रधान हो रहा है, क्योंकि प्रति से ही हमें पता चल रहा है कि प्रत्येक दिन के बारे में बताया जा रहा है। प्रत्येक दिन माने एक एक दिन। प्यारे बच्चों, परीक्षा में क्या होता है कि कभी कभी लिख देगा प्रत्येक दिन और बोलेगा कि ये कौन सा समास है, या आप बताइए कि ये कौन से समास है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब जो उदाहरण मैंने दिया है आप इसे अच्छे से जरूर समझिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आ प्लस जन्म। आजन्म, आजन्म का क्या मतलब होता है? जन्म से लेकर, यानी जन्म से लेकर अभी तक हम लोग तो सांस ले ही रहे हैं। यथा प्लस संभव, यथा संभव यानी जैसा संभव हो, यानी जिसकी जैसी क्षमता होती है उसके अनुसार ही वो काम कर पाता है। लेकिन अपने क्षमता को जरूर बढ़ाना होगा और हमारे चैनल पर रोज वीडियो देखकर अपने सिलेबस को पूरा करना होगा, जो लॉकडाउन के दौरान पीछे हो चुका है। अनु प्लस रूप, अनुरूप, रूप के योग्य। रूप के योग्य माने जो देखने में काफी सुंदर हो, अच्छा लगे। प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल माने इच्छा के विरुद्ध। इच्छा के विरुद्ध कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि आप चाहते हो कि मैं ये काम न करूं फिर भी वो काम होता है। तो ये हुआ कि हमारे इच्छा के विरुद्ध जो कार्य होता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिकूल बोला जाता है। इसी तरह मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि बारिश न हो और बारिश हो जाती है और आप कहीं पर जा नहीं पाते हैं, तो इस तरह की जो कार्य होती है हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य होती है, उसी को हम लोग प्रतिकूल बोलते हैं, इच्छा के विरुद्ध बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समास के अगले भेद पर चलते हैं। आप इसे अच्छे से अपने कॉपी पर उतार लीजिए ताकि आप इसे लर्न करके अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए हम लोग समास के अगले भेद पर हम समझते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास यानी जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त, कारक चिन्ह क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, उसे ही हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। आपने अभी अव्ययी भाव समास में क्या समझा कि उसमें पूर्व पद प्रधान होता है लेकिन इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें जो बीच का कारक पद भी जो होता है, कारक चिन्ह जो होता है वो लुप्त रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं कि ये अव्ययी भाव समास से हमारा तत्पुरुष समास कैसे अलग है। आपको यहाँ पे जरूर ये याद रखना है कि जो अव्ययी भाव समास है उसमें पूर्व पद प्रधान था, तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देखिए बच्चों, उदाहरण मैंने दिया है कि राजा का कुमार यानी राजकुमार। तो यदि मैं राजकुमार में देखूं तो राज तो इसका पूर्व पद हो जा रहा है, लेकिन कुमार जो हो रहा है उत्तर पद हो रहा है। राजकुमार का मतलब होता है राजा का कुमार यानी राजा का पुत्र होता है। अगर मैं सिर्फ राज बोलूं यानी पूर्व पद बोलूं तो राज से हमें कुछ पता नहीं चलता है, राज किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन जैसे उसमें मैं कुमार जोड़ देता हूं यानी इसका आपका उत्तर पद जुड़ जाता है तो हमें पता चलता है कि राजकुमार का मतलब हुआ कि राजा का कुमार। मैं आशा कर रहा हूं कि आप इसे जरूर समझ रहे होंगे। उसी तरह 2 नंबर उदाहरण देखिए, धर्म का ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ। तो यहाँ पे ग्रंथ से ही हमें धर्म ग्रंथ के भी बारे में पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका पूर्व पद धर्म हो रहा है उससे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि धर्म जो होते हैं वो तो बहुत तरह के धर्म हो सकते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, सिख, ठीक है। लेकिन जैसे उसमें ग्रंथ जुड़ जा रहा है यानी उसका उत्तर पद जुड़ जा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि यह एक धर्म ग्रंथ पुस्तक है, जैसे हमारा गीता हुआ, हमारा कुरान हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि धर्म ग्रंथ में कैसे ये आपका तत्पुरुष समास हम पहचान सकते हैं, यानी इसका जो उत्तर पद है ग्रंथ से ही हमें धर्म ग्रंथ के बारे में पता चलता है, यानी इसके उत्तर पद के प्रधानता की वजह से। उसी तरह और एक उदाहरण देखते हैं, रचना को करने वाला रचनाकार कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे रचना तो इसका पूर्व पद हो गया, लेकिन जो कार इसमें आकर जुड़ गया है जिससे बना है रचनाकार, अगर मैं कार को अलग कर देता हूँ तो रचना का जो मतलब होगा हमें उससे ये नहीं पता चलेगा। रचना जो होती है बहुत तरह की पुस्तकों का नाम हो सकता है,
लेकिन रचनाकार जो पुस्तकों को लिखता है उसी को हम लोग रचनाकार कहते हैं। यानी हमें इसका जो उत्तर पदकार हो रहा है इससे ही पता चल रहा है कि ये जो है एक किसी पुस्तक को लिखने वाले के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह के जब भी उदाहरण आपके परीक्षा में दिखे जिसमें उसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उसके उत्तर पद से ही इसका अर्थ को निकाला जा सकता है, तो समझ जाना कि वो तत्पुरुष समास है। तो इसे अपने कॉपी पे जरूर उतारिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं समास के अगले भेद पर। हम लोग समझेंगे कर्मधारय समास के बारे में। देखिए कर्मधारय समास की क्या परिभाषा होती है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, जैसे तत्पुरुष समास में होता है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में एक क्या होता है, पूर्व पद या उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ये विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। जैसे आपका मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ठीक है, काला, गोरा, अच्छा, बुरा, ये जो होता है ये विशेषण होते हैं। ओके, तो आपने समझा कि विशेषण क्या होता है। तो जो इस तरह का पूर्व पद और उत्तर पद के विशेषण विशेष्य को संबंध को बतलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा और भी इसे हम लोग अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि ये कर्मधारय समास होता क्या है वास्तव में। तो देखिए समस्त पद और विग्रह मैंने यहाँ पर किया हूँ। समस्त पद में चरण कमल, चरण कमल का मतलब हुआ, अगर इसका विग्रह करेंगे हम तो क्या होगा, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। आप देखे होंगे किसी किसी का जो चरण यानी पैर बहुत सुंदर नाजुक होता है, जैसे छोटे बच्चों का पैर बहुत मुलायम, तो आप उसे देखकर ही बोल सकते हो कि ये जो है कमल के समान इसका चरण है, पैर है, ये कमल चरण है। उसी तरह देखिए कमल नयन, कमल नयन का मतलब कमल के समान नयन। नयन माने क्या होता है बच्चों, आंख होता है, नयन का मतलब आंख। आप देखोगे किसी की आंखें बहुत प्यारी होती है, बहुत सुंदर होती है, आप उनकी आंखों को देखकर उसी में आप गोते खाने लगोगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी उनकी आंखें। आप ऐसे जरूर देखे होंगे अपने जीवन काल में, किसी न किसी की आंखें आप ऐसे जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह की आंखों को हम लोग क्या बोलेंगे, कमल नयन, यानी बहुत ही सुंदर आंखें। तो आप देख रहे हैं कि कमल नयन जो हो रहा है, नयन तो यहाँ पर हो रहा है आंख, लेकिन हम लोग उपमा दे रहे हैं, विशेषण बता रहे हैं, विशेष्य दे रहे हैं, हम उस नयन की विशेषता को बतला रहे हैं कि वो कमल के समान सुंदर है, कमल के समान अच्छी है। तो ये बन गया आपका कमल नयन। उसी तरह प्राण प्रिय, प्राण प्रिय यानी प्राणों के समान प्रिय। आप जानते हो कि हर जीव का इस पृथ्वी पर जो भी जीव निवास करते हैं उनको सबसे अधिक अगर कोई चीज प्रिय है तो वो है उनका प्राण, वो है उनका जान। तो आपके भी जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी वस्तुएं होगी जो आपके प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होगी। जैसे आपका हो सकता है कोई बहुत ही अच्छी पुस्तक होगी जो उसे आप अपने प्राणों से ज्यादा मानते हो, आप उसे बहुत मानते हो, तो उसे हम लोग प्राण प्रिय बोलेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्राण जो हो रहा है हमें उसे प्रिय के साथ एक विशेषण के साथ जोड़कर बतला रहे हैं। तो इस तरह के जब उदाहरण देगा आपके परीक्षा में तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। चलिए कुछ और अच्छे से समझते हैं उदाहरण को। चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख, मुख माने आप समझ रहे हो मुंह होता है। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चों का चेहरा कितना सुंदर लगता है, हम उसे देखकर ही बोल देते हैं ये तो चंद्रमुख है, इसका मुख कितना सुंदर है। यानी हम उसके विशेषण यानी उसके मुख की विशेषता का तुलना किससे कर देते हैं, चंद्र से, तो हम क्या बोलते हैं, चंद्रमुख। आप जरूर समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला देखिए मृग नयन यानी मृग के समान नयन। मृग आप जानते हो बच्चों, मृग यानी हिरण को बोला जाता है। और हिरण की क्या विशेषता होती है, हिरण बहुत ही चंचल होती है। हिरण क्या होती है, बहुत ही चंचल होती है।
और आप देखे होंगे किसी किसी की आंखें बहुत चंचल होगी, जो हमेशा इधर उधर देखती रहती होगी, मैंने आप देख कर ही लगेगा अरे इसकी आंखें बहुत चंचल है। अगर आपके जीवन में आपने किसी की आंखें, अपने दोस्त की आंखें या किसी और की आंखों को देखा होगा ऐसे, तो कमेंट में उसका नाम आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मृग नयन, यानी मृग माने चंचल नयन, बहुत ही ज्यादा चंचल, इधर उधर देखने वाली जो आंखें, मैंने ऐसे नहीं कि इधर देख रहा, वो उसको देख कर ही लगेगा कि उसकी आंखें जो है बहुत चंचल है। इस तरह की आंखों को हम लोग मृग नयन बोलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, नीलकंठ, यानी नीला है जो कंठ। कंठ माने हम क्या बोलते हैं कि ये जो गले के पास के जो भाग होता है उसको हम लोग कंठ बोलते हैं। और ये भी बात हम जानते हैं कि नीलकंठ किस भगवान को कहा जाता है, शिव का। लेकिन यहाँ पे शिव का उदाहरण नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हमें याद रखना है नीलकंठ, यानी नीला है जो कंठ, उसी को हम लोग नीलकंठ बोलते हैं। और आगे महापुरुष, यानी महान है जो पुरुष, महापुरुष, ठीक है, जो बड़े बड़े महान काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, अपने पूरे जीवन में सिर्फ देश और समाज के ऊपर ही अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं। आप बहुत सारे महापुरुष का नाम जानते हैं, कमेंट में आपको कम से कम एक महापुरुष का नाम जरूर बताना है, ठीक है। मैं अक्सर देखता हूं कि आप कमेंट में मैं जो बोलता हूं आप वो कमेंट करते नहीं हो, आपको वो कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, वरना मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, फिर ना आपको लाभ होगा। अब मेरा क्या होने वाला है मैं तो समझ ही रहा हूँ अपने बारे में। आप कमेंट करके कम से कम एक महापुरुष का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से अपने कॉपी पर उतार लीजिए, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 3 लेकर आऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पर समाज के 3 भेदों का विस्तृत जानकारी तो आपको दिया, लेकिन अभी भी 3 भेद बाकी हैं, जो अगर मैं उनकी जानकारी देने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं वो 3 भेदों के भी बारे में आपको अच्छे से समझा दूं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि सर आप समाज का तीसरा पार्ट वीडियो जरूर बनाइए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाथ जोड़ के एक विनती है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारा चैनल जो हो प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़ सके। और एक बात कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप जो हमें हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, इससे मुझे लाभ हो रहा है, आप हमें अगला वीडियो जरूर बनाइए, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।